कल हम लोगों ने शुरू किया था सदिश, है ना। सदिश शुरू किया। सदिश क्या होता है ये मैंने समझाया कि भाई जो बिंदु होता है, जो दिशा होती है, दो चीजें हमारे पास खास तौर पे होती है कि बिंदु और दिशा, है ना। तो जो बिंदु और दिशा होती है तो इनको अंकों में कैसे निरूपित किया जाए, इन्हें संख्याओं से कैसे लिखा जाए, संख्याओं की मदद लेकर इसको कैसे लिखा जाए। तो संख्याओं की मदद लेकर हमने बिंदु को निर्देशांक बनाकर नंबर देके बिंदु को लिखा। ऐसे ही सदिश को प्रक्षेप बनाकर सदिश दो बिंदुओं को मिला के बनता है। तो उन दो बिंदुओं को मिलाने से जो रेखाखंड बनता है, जो छोटी सी लाइन सेगमेंट बनता है, उसके प्रोजेक्शन, उसकी परछाइयां लेकर जो नंबर हमें प्राप्त हुए उन्हीं को हमने सदिश कह दिया, उन्हीं नंबरों को सदिश कह दिया। ठीक है, तो ये हमारा है। तो आज हम लोग थोड़े एमसीक्यू भी करेंगे, थोड़े क्वेश्चंस करेंगे साथ साथ में। बस आ जाइए जल्दी से। राधे 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 राधे। चलिए शुरू करते हैं, आ जाओ। तो हमने जो पढ़ा उसको भी ले लेते हैं और फिर सवालों को भी ले लेते हैं, कुछ जो कल जो हमने पढ़े उसी के ऊपर आधारित सवाल। तो सबसे पहले सदिश राशियां, है ना। सदिश राशियां कौन सी राशियां होती है? सदिश राशियां वे राशियां होती है जिनके बारे में दिशा और परिमाण, जिनमें एक मात्रा भी होती है और जिनका एक परिमाण भी होता है। ये कल का लेक्चर पूरा डिटेल इसके बारे में हो चुका कि दिशा होगी, मान होगी। दिशा का महत्व तो मैंने कल समझा ही दिया आपको। कल जो है ना वो मैंने दिशा का महत्व तो समझा दिया कि दिशा क्यों जरूरी है, और मान तो अपनी जगह है ही, मान तो जरूरी होता ही होता है, दिशा की भी जरूरत होती है। तो अगर आप मान लो किसी चीज को खिसका रहे हैं, किसी चीज को खिसका रहे हैं तो बल तो लगाना ही पड़ेगा, मात्रा तो लगानी पड़ेगी भी, कितना लगाएंगे तभी ये चीज खिसकेगी। लेकिन किधर खिसकाना है ये भी तो महत्वपूर्ण है। सिर्फ इतना ही महत्वपूर्ण नहीं है कि खिसकाना है, महत्वपूर्ण ये भी है कि किधर खिसकाना है। तो सदिश राशियां वे राशियां होती है जिनमें खाली परिमाण पर्याप्त नहीं है, खाली परिमाण पर्याप्त नहीं है। उनके बारे में बताने के लिए आपको उनकी दिशा भी बतानी पड़ेगी। अगर आप उनकी दिशा नहीं बताते तो फिर वो अधूरी चीजें रह जाएगी। तो ऐसी राशियां जिनमें दिशा का महत्व है, बिना दिशा के इनका काम नहीं चलेगा, और वो हम कल बात कर चुके। तो उस बात को तो अब दोबारा रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है। तो वे राशियां जिनमें दिशा का भी महत्व है, जैसे बल। बल एक एग्जाम्पल है जिसमें खाली मात्रा से काम नहीं चलता है ना। कल मैंने बताया भी था कि आप बल को सिर्फ मात्रा में नहीं बांट सकते। अगर मैं कहूं 5 न्यूटन, तो सिर्फ 5 न्यूटन अपने आप में पर्याप्त नहीं है। आपको यह भी बताना पड़ेगा कि 5 न्यूटन कौन सी दिशा में काम कर रहा है। तो ये महत्वपूर्ण है, जिनमें दिशा का भी रोल प्ले होता है। दिशा उसकी मात्रा को या कम या ज्यादा करती है। किसी चीज की दिशा उसकी मात्रा को कम या ज्यादा करती है। क्षेत्रफल का बड़ा प्यारा एग्जाम्पल आता है। क्षेत्रफल जो है, क्षेत्रफल जो है ना उसका बड़ा प्यारा एग्जाम्पल आता है। इस किताब को देखिए, ठीक है। क्षेत्रफल कितना दिख रहा है, देखते जाइए ध्यान से। देखो दिशा का कितना महत्व है। अभी क्षेत्रफल मान लीजिए, ये एक एग्जाम्पल के लिए ये 5 है, ये 7 है, तो अभी इसका क्षेत्रफल हो गया 5 गुणा 7, 35, 35 हो गया। अब ध्यान से गौर करिएगा। अब 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 क्या किताब मैंने गायब कर दी? क्या किताब मैंने गायब कर दी? नहीं, किताब की दिशा बदली है। वाह, कमाल चीज है यार, ये तो कमाल है। देखो रिपीट कर रहा हूं, किताब मैंने गायब नहीं की। ये देखो, ये रही किताब, आराम से देखो। और अब बताइए, फ्रंट देखिए, ये रहा। अभी कितना दिख रहा है आपको? पूरा क्षेत्रफल दिख रहा है। लेकिन जैसे ही मैं इसकी दिशा बदलूंगा, आपका क्षेत्रफल कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, फाइनली 0 हो गया। बस यही राशियां सदिश राशियां होती है, जिनका मान हर दिशा में अलग अलग होता है। इस दिशा में अलग, इस दिशा में अलग, इस दिशा में अलग, इस दिशा में अलग। तो वे राशियां, क्षेत्रफल भी एक सदिश राशि है। क्षेत्रफल भी एक सदिश राशि है जिसका हर दिशा में अलग अलग मान होता है। ठीक है। लेकिन कुछ राशियां ऐसी है जिसका दिशा से कोई लेना देना नहीं है। समय, समय का दिशा से कोई लेना देना नहीं है। घड़ी को किधर भी लगा दो, उसके टाइम में कोई फर्क नहीं आएगा। घड़ी को आप उत्तर की तरफ लगा दो, दक्षिण की तरफ लगा दो, छत पे लगा दो, फर्श पे रख दो, घड़ी का टाइम 7 बजा रहा है तो 7 ही बजाएगा। घड़ी को यूं घुमाऊं और पूछूं अब बताओ घड़ी का टाइम बदल गया, अब घड़ी का टाइम बदल गया? नहीं, घड़ी का टाइम घुमाने से नहीं बदलता। तो दिशा से कोई लेना देना नहीं होता। ऊर्जा, इसका भी दिशा से कोई लेना देना नहीं है। शक्ति, कोई लेना देना नहीं है। ये अदिश राशि है, इनमें दिशा का कोई मतलब नहीं है। बस इनकी मात्रा ही अपने आप में पर्याप्त है, इनकी मात्रा ही अपने आप में पर्याप्त है। वेग, वेग में भैया दिशा और मात्रा दोनों है। वेग में आप बाइक चलाते हैं, कितनी स्पीड से चलाते हैं और किधर चलाते हैं,
किधर चला रहे हैं, ये जरूरी है, तो वो सदिश राशि होगी। तो सदिश राशियां जिनमें मात्रा की भी आवश्यकता पड़ती है, सदिश एवं अदिश राशियां। ठीक है, पढ़ते हैं आगे। कल हमने एक चीज और पढ़ी, वो थी कंपोनेंट, वेक्टर कंपोनेंट। वेक्टर को हमने कहा था कि प्रक्षेप बनाएंगे, परछाइयां बनाएंगे। कोई सदिश जो है हम उसकी परछाई बनाएंगे, सदिश की परछाई ही उसके नंबर होंगे। अगर किसी सदिश को नंबर देने हैं तो ये नंबर उसकी परछाइयां होंगी। तो कोई सदिश लेंगे, उसके ऊपर लाइट डालेंगे, ऊपर से डालेंगे तो एक्स का प्रक्षेप बनेगा, इधर से लाइट डालोगे तो वाई पर प्रक्षेप बनेगा, और तीसरी तरफ से प्रकाश डालोगे तो जेड पे प्रक्षेप बनेगा। ये जो परछाइयां हैं, इन परछाइयों को ही सदिश के अंक कहा जाएगा, सदिश के नंबर कहा जाएगा, सदिश का आधार कार्ड कहा जाएगा। तो यहाँ पे ये रेड वाले को ध्यान से देखिए, ये रेड वाला सदिश है। इस रेड वाले सदिश पे घटक को निकालने, कोई परछाइयां लेने की जरूरत नहीं है आपको, बिना परछाइयों से भी समझ सकते हो। किसी सदिश तक जाने के लिए आप कितना एक्स चलते हो, कितना वाई चलते हो, कितना जेड चलते हो, वही आपके घटक है। उन्हें घटक कह सकते हो, कंपोनेंट कह सकते हो, प्रक्षेप कह सकते हो, प्रोजेक्शन कह सकते हो, ये अलग अलग नाम है। ठीक है, कंपोनेंट यानी घटक, उस तक पहुंचने के लिए, उसके एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंचने के लिए आपको कितना एक्स पे चलना होगा, कितना वाई पे चलना होगा और कितना जेड पे चलना होगा, उसी को प्रक्षेप भी कहते हैं, यानी प्रोजेक्शन भी कहते हैं, इन्हें कंपोनेंट भी कहते हैं, अलग अलग नाम है। और यही आगे जाके सदिश भी कहलाते हैं, यही भैया आगे जाके सदिश कहलाते हैं। तो मान लीजिए जैसे कोई सदिश है, इस सदिश का एग्जांपल लीजिए, ये सदिश ओ बिंदु से शुरू होता है और ओ से शुरू हो रहा है और किसी बिंदु पी पर खत्म हो रहा है। तो आप ओ से आपको पी तक जाना है, पहले एक्स की ओर चलना है, फिर वाई की ओर चलना है, फिर जेड की ओर चलना है। तो ये रहा, आप एक्स की ओर चले, इतना आप एक्स की ओर चले, फिर आप इतना वाई की ओर चले, फिर आप इतना जेड की ओर चले, ये लो, फाइनली आप पहुंच गए। बोर्ड पे चित्र थोड़ा सा अजीब दिखेगा क्योंकि बोर्ड त्रिवी में नहीं है, बोर्ड द्विवी में है। अब आप नॉर्मली समझिए कि आप अपने कमरे में, पहले आप सीधा चलेंगे, फिर आप इधर मुड़ेंगे, फिर आप ऊपर चलेंगे। ये होता है तीन चीजें। इसे चित्र कागज पे बन रहा है और कागज दो प्लेन का है, तो थोड़ा सा चित्र को समझने में यहाँ दिक्कत आ रही होगी, कोई बात नहीं। आप जहां खड़े हैं वहां से सीधा चलिए, चल गए। अब अपने राइट साइड की तरफ मुड़िए, मुड़ गए। अब हवा में ऊपर चलिए। ये है तीन एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ठीक है, और अब जहां पहुंच गए हैं आप हवा में उड़कर, उस बिंदु को अब जहां से शुरू किया था वहां से मिला दो, ये सदिश है, सीधा। ठीक है, सही है। दोबारा बताता हूं, अभी जहां खड़े हो वहां पे मार्क कर लो, एक पेन ले लो, नीचे जमीन पे मार्क कर लो। अब चलो एक्स की ओर, सीधा चलो, एकदम सीधा चलिए। अब इधर चलो वाई, फिर ऊपर जेड चलो, फिर अब जहां पहुंच गए हो वहां को मिला दो, इसी का नाम सदिश है। ये जो दिशा बनी है इसका नाम सदिश है। ये तीन घटक से बनी है, एक्स वाई जेड। ये जो तीन नंबर है, इन तीन नंबरों ने हमें बिंदु, पहले वाले बिंदु से आखिरी वाले बिंदु तक पहुंचाया। इन तीन चीजों ने, ये तीन चीजें हमें वहां तक पहुंचा रही है, इस कोने से उस कोने तक, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। ये जो आपका पॉइंट था ओ से पी तक पहुंचाने के लिए तीन चीजें काम आई है। आपका एक्स घटक, आपका वाई घटक, एक्स घटक को मान लीजिए मैं एक्स कह देता हूं, वाई घटक को वाई कह देता हूं, जेड घटक को जेड कह देता हूं। तो ये तीन चीजें, इन्हें प्रक्षेप भी कहा जाता है, इन्हें आप प्रक्षेप भी कहते हैं, इन्हें दूरियां भी कहते हैं, इनको घटक भी कहते हैं। और ये जो तय करते हैं ये सदिश बन जाता है। अब आपका ओ से लेकर पी तक आया है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि भैया मैं ओ से शुरू हुआ और मैं पी तक गया, तो मुझे चलना पड़ा एक्स कोमा वाई कोमा जेड। और मैंने बताया था आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स आई कैप, जिससे बंदा समझ जाएगा कि एक्स की ओर आई कैप, आई कैप लगा हुआ है इतना, मतलब इस एक्स की तरफ इतना चला है, वाई की तरफ इतना चलना पड़ा और जेड की तरफ इतना चलना पड़ा। अब घबराइएगा मत, बोले प्रक्षेप कहां चले गए, ये प्रक्षेप ही है, परछाइयां ही है ये परछाइयां भी, अगर आप लाइट डालो ऊपर से तो ये परछाइयां भी है। एक्स की ओर चलना या परछाई एक ही चीज है, सिर्फ बोलने के नाम अलग अलग है, सिर्फ नाम अलग अलग है। ये देखो एक 2D पे बनाता हूं, ये रहा सदिश ओ से लेकर पी तक। अब आप एक्स की ओर कितना चलेंगे, जितनी इसकी परछाई एक्स एक्स पर है,
जितनी इसकी एक्स एक्स पे परछाई है आप उतना ही एक्स की ओर चलेंगे, वाई पर कितना चलेंगे जितना वाई पर परछाई है। ऊपर से लाइट डालूं तो ये जो परछाई बनेगी यही तो एक्स एक्स का, यही तो प्रक्षेप हुआ। इधर से लाइट डालूंगा ये वाई एक्स पे प्रक्षेप हुआ, ठीक है ना। तो ये इन्हें प्रक्षेप बोलिए, मैंने पहले कहा इनको प्रक्षेप बोलिए, इनको प्रोजेक्शन बोलिए, इनको घटक बोलिए, ये कुछ भी बोला जा सकता है। ये तीन चीजें हैं जो आपको एक बिंदु से अगले बिंदु तक पहुंचाती है, समझ गए। ये घटक कहलाते हैं। चलो ऐसा दिखता है सदिश, त्रिविमीय सदिश इस तरीके से होता है। इस तरीके से आप उस बिंदु पे, अब ये आपका मेन सदिश है, इसी का नाम आप ओपी कहते हैं। ये ओपी सदिश है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला समान सदिश। समान सदिश, समान सदिश मतलब बराबर सदिश। अब ये बराबर सदिश क्या होते हैं, है ना। सदिश में दो चीजें होती है, सदिश में दो चीजें होती है। एक तो सदिश में होता है परिमाण, एक होती है दिशा। तो अगर मान लीजिए दो सदिश है, उनकी दिशा एक है और उनकी मात्रा एक है, परिमाण एक है, मतलब वो बराबर है। और क्या चीज है सदिश में, क्या होता है, एक तो दिशा होती है, एक परिमाण होता है। अगर मान लीजिए दो अलग अलग सदिश है और उनकी दिशा एक है, उनके परिमाण एक है, तो फिर दोनों एक है, बस यही तो पहचान होती है। सदिश में दो ही तो चीजें होती है, दिशा और परिमाण। अगर किसी और सदिश के पास भी वही दिशा है, वही मात्रा है, तो फिर वो और ये तो सेम हो गए। और तो सदिशों में कुछ होता नहीं है ना। सदिशों की कोई आंखें होती नहीं है, कान होता नहीं है, नाक होता नहीं है। अच्छा इसका नाक अलग अलग है, इसके कान अलग अलग है ना, इसके बाल अलग अलग है, इनकी लंबाइयां अलग अलग है। तो इनमें तो दो ही चीजें होती है, दिशा और परिमाण। अगर इस सदिश ए बी सदिश का परिमाण वही है जो किसी दूसरे सदिश पी क्यू का है, दोनों की दिशा एक है, परिमाण एक है, दिशा एक है, मतलब दोनों सदिश एक है ना। अगर दो सदिश, ऐसे सदिश जिनकी दिशा एक है, जिनके परिमाण एक है, मतलब दोनों सदिश एक है, ठीक है। या फिर इससे अच्छी परिभाषा ये ले लो, जिनके घटक समान हो, मतलब इसका आई घटक, इसका आई घटक, इसका जे घटक, इसका जे घटक, इसका के घटक, इसका के घटक। क्योंकि जो घटक है वही तो सदिश को बनाते हैं। सदिश को बनाता कौन है, घटक ही तो बनाते हैं, कंपोनेंट ही तो बनाते हैं, प्रक्षेप ही तो बनाते हैं। तो अगर ये प्रक्षेप बराबर है, अगर पहले वाले सदिश का एक्स घटक दूसरे वाले का एक्स घटक एक है, इसका मतलब दोनों के लिए एक्स बराबर चलना होगा। दोनों के वाई घटक बराबर है, मतलब दोनों को वाई बराबर चलना होगा। जेड, दोनों के जेड घटक बराबर है, इसका मतलब दोनों को जेड बराबर चलना होगा। तो ये लोग सब बराबर है, तो बराबर चलोगे तो बराबर सदिश ही बनेगा, तो ऑब्वियसली बात है बराबर है। तो अगर संगत घटक समान है, घटक का मतलब आई घटक, जे घटक, के घटक, तो इसका मतलब दोनों सदिश समान है। और दूसरी है दिशा और परिमाण। अगर पहले वाले की दिशा वो भी उसी दिशा में जा रहा है, दोनों की दिशा एक है, लंबाई एक है, मतलब समान सदिश है। जैसे एग्जांपल के लिए ये आपका कोई सदिश है ए बी, एक और सदिश है पी क्यू। देखो दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं। अगर ये दिशा उत्तर दिशा है तो दोनों उत्तर दिशा में जा रहे हैं, दोनों उत्तर दिशा में जा रहे हैं, देखो, है ना, दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं। लेकिन एक दिशा में जाने वाले को समान सदिश नहीं कह सकते, दिशा एक है, इसको आप कह सकते हैं समदिश। समदिश मतलब एक दिशा, है ना। खाली दिशा बराबर होने से बराबर नहीं हो जाती ना, मात्रा भी तो चाहिए। अगर मान लो मैं और मेरा एक दोस्त दोनों बल लगा रहे हैं, मैं कम लगा रहा हूं, वो ज्यादा लगा रहा है, तो हम दिशा तो एक होगी, हमारी दिशा तो एक होगी, लेकिन मात्रा एक नहीं है, तो मात्रा भी एक होनी जरूरी है। तो मात्रा का मतलब लंबाई, जो लंबाई इसकी है ए बी, वही लंबाई इसकी होनी चाहिए। दिशा तो बराबर होनी ही चाहिए, साथ में लंबाइयां, क्योंकि लंबाई ही तो परिमाण है, ये भी बराबर होनी चाहिए। तभी हम कहेंगे कि दो सदिश समान सदिश है, दो सदिश समान सदिश है। खाली दिशा बराबर होने से तो बस दिशा एक हुई, अब दिशा एक होने से सदिश एक कैसे हो गए, दिशा एक है, परिमाण भी तो देखना, मात्रा भी तो देखनी पड़ेगी, मात्रा एक है या नहीं है। तो दिशा और मात्रा दोनों एक होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, तब दोनों सदिश समान सदिश कहलाते हैं, ठीक है। अच्छा खाली मात्रा एक होगी तो भी समान सदिश नहीं है, अगर मात्राएं एक होगी तो भी समान सदिश नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इसे कोई बल 2 न्यूटन का इधर खींच रहा है और 2 न्यूटन का इधर खींच रहा है। अब ये मात्रा में बराबर है, ये दोनों बल मात्रा में बराबर है,
लेकिन दिशा अलग अलग है, क्योंकि इसकी दिशा इधर जा रही है और इसकी दिशा इधर जा रही है। तो सिर्फ मात्रा का बराबर होना पर्याप्त नहीं है, मात्रा के बाद दिशा और मात्रा दोनों का बराबर होना जरूरी है, तब हम समान सदिश बोलते हैं। और दूसरी परिभाषा, अगर घटक की बातें करें तो घटक की भाषा में बात कर लो, जिनके संगत घटक, संगत मतलब आई से आई बराबर, जे से जे बराबर, के से के बराबर हो, तो घटक समान कहलाएंगे और समान सदिश कहलाएंगे, दोनों में से कोई एक। ठीक है, चलो आ जाओ, अब इस पे क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन था, ये दो सदिश है, ये दोनों सदिश समान है, यह सदिश और यह सदिश समान है, 2i प्लस 3j एक्स आई प्लस वाई जे, ये दोनों सदिश समान सदिश है। तो x और y का मान क्या होगा? ये दोनों सदिश अगर समान सदिश है, ये दोनों सदिश समान है, तो x और y का मान क्या होगा? अगर ये दोनों सदिश समान सदिश हो तो x का मान क्या होगा? तो अगर सदिश समान है, अभी हमने परिभाषा बताई, अगर सदिश समान है तो फिर उनका x घटक बराबर होगा। इसका x घटक, i घटक कितना है? x, इसका कितना है? 2, तो घटक से घटक बराबर होना चाहिए। x का मान आ गया 2, x 2 आ गया। j घटक से j घटक बराबर होगा, j घटक से j घटक बराबर होगा, तो y बराबर आपका आ गया 3, तो x का मान 2 आ गया और y का मान 3 आ गया, x का मान 2 और y का मान 3, ये आपका आंसर आ गया। तो ये होता है समान सदिश। तो समान सदिश जिनकी घटक समान हो, संगत घटक समान हो, i से i, j से j और k से k। अगला, अगर ये दो सदिश समान सदिश हो, अगर ये दो सदिश a सदिश और b सदिश अगर समान सदिश हो, तो x y z का मान क्या होगा? a सदिश और b सदिश समान है, यानी a वेक्टर बराबर है b वेक्टर। ठीक है ना? फिर से मैं याद दिला देता हूं बार बार कि जब भी आप कहते हैं कि दो सदिश समान है, इसका मतलब आप कह रहे हैं कि दोनों की दिशा एक है, दोनों का परिमाण एक है, जिसका मतलब ये दिशा एक होने का मतलब दोनों समांतर है, समांतर होंगे तो एक ही दिशा में जाएंगे, और मात्रा में दोनों बराबर है। दिशा बराबर है मतलब दोनों समांतर है, और परिमाण बराबर है, इसका मतलब a बराबर है b, मात्रा वाइज भी बराबर है। और घटक के आधार पे बात कर रहे हो, घटक के आधार पे बात कर रहे हो तो i घटक से i घटक बराबर होगा, j घटक से j घटक बराबर होगा, और k घटक से k घटक बराबर होगा। तो i घटक से i घटक बराबर होगा, तो x का मान आ गया 2, i घटक से i घटक बराबर, तो x का मान हो गया 2, y घटक से y घटक बराबर होगा, z घटक से z घटक बराबर होगा, k से k बराबर कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, तो z बराबर 1, x का मान 2, y का मान 2, z का मान 1, x का मान 2, y का मान 1, y का मान 2, z का मान 2, z का मान 1, तो ये आपका आंसर होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला ऐसा, वेक्टर दो प्रकार के होते हैं, कल बताया था। एक होता है पोजीशन वेक्टर, जिसको स्थिति सदिश कहते हैं, स्थिति सदिश, पोजीशन वेक्टर, स्थिति सदिश। स्थिति सदिश कब बनता है? जब आपके दो बिंदुओं में से एक बिंदु अगर मूल बिंदु हो तो इसको स्थिति सदिश कहते हैं, और अगर दोनों ही बिंदु अलग हैं, मूल बिंदु नहीं है, तो इसको रेखा सदिश कहते हैं। ठीक है, ये आपका स्थिति सदिश एवं रेखा सदिश, स्थिति सदिश, रेखा सदिश। अब यहां देखेंगे तो ये वाला जो सदिश है ओपी, ओपी जो आपका वेक्टर है, ये ओपी वेक्टर कहां से शुरू हुआ है? ओ से, एक बिंदु इसका ओ है और एक बिंदु कोई और है, कोई दिक्कत नहीं। अगर एक बिंदु मूल बिंदु है
तो ये हमारा स्थिति सदिश कहलाता है। अब नॉर्मली क्या करता है किताब वाला, इसको खाली पी सदिश भी बोल देगा, क्योंकि एक तो ओ है ही, खाली पी बोल देगा। लेकिन ये कंफ्यूज मत हो जाइएगा, खाली पी बोलने का मतलब ये नहीं है कि एक बिंदु से सदिश बन गया। एक बिंदु से कभी सदिश नहीं बन सकता। सोचिए, एक बिंदु से रेखा बन सकती है क्या? नहीं, दो बिंदुओं से ही कोई रेखा बनती है, तो दो बिंदु तो चाहिए चाहिए। अगर खाली पी बोल रहा है तो ऑटोमेटिकली ओ, एक बिंदु ओ होगा, है ना। तो कई बार शॉर्ट फॉर्म में लिखने के चक्कर में वो ऐसा पी लिख देता है, तो समझ जाइएगा कि एक बिंदु, अगर पी बिंदु का नाम है तो दूसरा बिंदु जरूर ओ रहा होगा, तभी ये ओपी बना होगा, तभी ये ओपी बना होगा। ठीक है। अच्छा, अगर दोनों के दोनों ही बिंदु, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, अब दोनों ही अलग बिंदु है, इस प्रकार से जो सदिश बनेगा वो आपका ए से शुरू हुआ, बी पे खत्म हुआ, तो ये ए बी सदिश कहलाएगा, ए बी वेक्टर। इसे हम लाइन वेक्टर कहते हैं, लाइन वेक्टर कहते हैं। दोनों को निकालते कैसे हैं? घटा के निकालते हैं ना। दोनों के पहले प्रक्षेप निकालते हैं, दोनों के, इसके निर्देशांक ले लिए, इसके निर्देशांक ले लिए, इसके निर्देशांक तो 0 0 0 है। पी के जो भी निर्देशांक है, मान लो एक्स वाई जेड है, फिर हम दोनों को घटाते हैं, घटा के प्रक्षेप निकालते हैं। इनके प्रक्षेप आ जाएंगे हमारे पास x माइनस 0, x माइनस 0, y माइनस 0, z माइनस 0, और ये वेक्टर बन जाएगा x कोमा वाई कोमा जेड। और आई जे के में लिखना चाहो तो ओपी वेक्टर बराबर एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। और मैंने एक चीज बताई भी थी कल आपको कि स्थिति सदिश के केस में क्या होता है, वो कह रहा है ना, अगर स्थिति सदिश है तो बहुत अच्छी बात है कि आपको पता चल गया कि पी के निर्देशांक भी यही है, क्योंकि जो पी के निर्देशांक होते हैं वही सदिश के भी नंबर भी होते हैं। सदिश के नंबर और ये दोनों एक होते हैं, तो आपको पी के निर्देशांक भी मिल जाते हैं स्थिति सदिश के केस में। लेकिन जब रेखा सदिश होता है तो फिर ऐसा नहीं होता, क्योंकि तब तक दोनों निर्देशांक आपस में घटकर नए चीजें बना लेते हैं, नए नंबर बना लेते हैं। तो ये पहचानना मुश्किल है कि नंबर क्या थे, नंबर घुल गए, है ना। जैसे पानी और नमक घुल के एक बन जाता है, फिर पहचानना मुश्किल है कि पानी कौन सा है, नमक कौन सा है। अलग अलग थे तब तो दोनों दोनों थे। अरे भाई फिर आ गए आप, आपको कहा है रिकॉर्डिंग देखिए, फिर आपको कहा है ज्यादा तेज चाहिए, रिकॉर्डिंग देखिए, रिकॉर्डिंग में दुगना देखिए तिगुना देखिए। लाइव क्लास अपने हिसाब से चलेगी और सही तरीके से चलेगी, है ना। आपको देखना है तो रिकॉर्डिंग देखिए, काहे डांट खाने की बार बार कोशिश करते हो। ए बी वेक्टर, नहीं आप होशियार हो सकते हो, सब होशियार नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे क्लास में बहुत जने हैं और आप अकेले नहीं है, और भी लोग यहाँ पे पढ़ते हैं, तो और लोग भी पढ़ते हैं तो उनका सम्मान करिए। किसी को एक बार में समझ में आता है, किसी को 2 बार में समझ में आता है, तो उस हिसाब से पढ़ाया जाएगा और एक लेवल से, एक लय से पढ़ाया जाएगा, ना कि जल्दी पढ़ा दो। आप बोलो वहां से मैसेज करो सर जल्दी पढ़ाओ, तो सर जल्दी पढ़ाने लग जाए, फिर आपको नहीं सर रुक जाओ, ये समझ में नहीं आया, यहाँ थोड़ा धीरे हो जाओ। ऐसे नहीं चलता ना, एक लय से ही चलेगा, उसी से चलेगा। तो नहीं है तो जाइए रिकॉर्डिंग देखिए, ठीक है ना। ए बी वेक्टर पे आ जाओ, ए बी वेक्टर। अब ए बी वेक्टर निकालेंगे आप, तब क्या करेंगे, इन दोनों को घटाएंगे, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। ये घटाओगे तो आपका ए बी वेक्टर बन जाएगा। तो ए बी वेक्टर अगर इस रूप में लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, और आई कैप के साथ लिखना चाहो तो आई कैप के साथ लिख सकते हो, x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 ये लो, ये आपका वेक्टर बन गया। अब रेखा सदिश में क्या होता है, रेखा सदिश में दिक्कत ये होती है कि अब आप जो है ना चाह के भी अपने बिंदुओं को वापस नहीं निकाल सकते। एक बार घट गए और घट के चेंज हो गए तो फिर आपको खुद को भी नहीं पता कि क्या थे। अब आपको नहीं पता कि ए के निर्देशांक क्या थे, बी के निर्देशांक क्या, क्योंकि तो ये घटकर बन चुके होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 5 में से 2 घटा दूं तो कितना आएगा, 3 आएगा। देखो अभी तो आपको पता है कि 5 में से 2 घटा है, 3 आया। अगर मैं 5 माइनस 2 को हटा दूं और अब पूछूं कि बताओ नंबर क्या थे, तो वापस से नंबर को पता करना मुश्किल है, क्योंकि 3 बहुत से तरीकों से आता है।
3 कोई जरूरी नहीं है 5 - 2 करके भी आए, 3 तो 7 - 4 करके भी आता है। तो बस एक बार घट गए तो फिर मिक्स हो गए, अब अलग करना संभव नहीं है कि कौन थे वो नंबर जिनसे 3 आया था। तो यही हो जाता है रेखा सदिश के मामले में। एक बार रेखा सदिश बन गया तो आपके दोनों के निर्देशांक आपस में घुल जाते हैं, फिर पता करना मुश्किल है कि ए क्या था बी क्या था, वो मिलके एक बन गए, बात खत्म। लेकिन स्थिति सदिश के केस में अच्छा है क्योंकि एक बिंदु मूल बिंदु होता है तो वो तो फर्क डालता नहीं है, तो फिर जो हुआ होगा वो पी के निर्देशांक होंगे। तो इस केस में स्थिति सदिश के केस में निर्देशांक ही सदिश होता है, सदिश ही निर्देशांक होता है, ये बड़ा अच्छा होता है। लेकिन रेखा सदिश के केस में ऐसा नहीं होता। आ जाओ इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं। ये रहा आपका पी बिंदु, पी बिंदु का स्थिति सदिश ये है, क्यू बिंदु का स्थिति सदिश ये है। तो बताइए पी क्यू सदिश का परिमाण क्या होगा, पी क्यू का परिमाण क्या होगा। मैं थोड़ा सा चित्र बना के दिखाता हूं इसका, जिससे चीजें समझ में आए कि क्या पूछ रहा है, क्या बनाना है। हाँ नहीं x2 - x1, आगे वाले में से पीछे वाला घटाना है, आगे वाले में से पीछे वाला घटाना है, नहीं पीछे वाले में से आगे नहीं, आगे वाले में से पीछे वाला, क्योंकि आप आगे वाले से आगे वाले के पास जा रहे हैं, है ना। अगर आप ए बी सदिश बना रहे हैं इसका मतलब आप ए से बी जा रहे हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या है, देखो ये पी का स्थिति सदिश है, जो पी का स्थिति सदिश है वो पी के निर्देशांक भी हो गए हमारे, है ना। स्थिति सदिश के केस में वही निर्देशांक भी होते हैं, तो ये आपके निर्देशांक भी हो गए, ये आपके निर्देशांक भी हो गए। तो पी के निर्देशांक क्या हो गए, 1 3 -7, 1 3 -7, ये पी के निर्देशांक हो गए। क्यू का भी स्थिति सदिश है, मतलब ये क्यू के भी निर्देशांक है, तो ये क्यू के निर्देशांक हो गए, क्यू के निर्देशांक हो गए 5 -2 4, ये क्यू के निर्देशांक हो गए। पी और क्यू दोनों के निर्देशांक आ गए, दोनों को घटा दो, ये आपका पी क्यू बन जाएगा, पी क्यू बराबर क्यू माइनस पी, क्यू में से पी घटाएंगे तो 5 में से 1 गया, 5 - 1 कोमा -2 -3 माइनस क्यू, पी क्यू माइनस पी करेंगे, है ना। तो 5 - 1 और -2 -3, 4 में से 7 गया, माइनस माइनस प्लस, ये सदिश बन गया। और सदिश में लिखना चाहो तो 4i - 5j + 11 के, 4i - 5j + 11 के, ये आपका वेक्टर बन गया, आपका पी क्यू वेक्टर बन गया। अब परिमाण निकालना चाहो परिमाण निकालो, परिमाण निकालना चाहो परिमाण निकालो, परिमाण यानी लंबाई, लंबाई के लिए बताया था कल कि अंडर रूट जो आपके आई का गुणांक आए उसका स्क्वायर, आई के गुणांक का स्क्वायर प्लस जे के गुणांक का स्क्वायर, जो भी जे का गुणांक है उसका स्क्वायर प्लस के गुणांक का स्क्वायर, आई के गुणांक का स्क्वायर, जे के गुणांक का स्क्वायर प्लस के गुणांक का स्क्वायर। तो ये हो गया आपका 16 + 25 + 121, 146 + 16 162। तो लंबाई होगी 162, अंडर रूट 162, अंडर रूट 162, ये आपका हो गया। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं चित्र की सहायता से समझा देता हूं कि ये क्या हुआ है। देखो अब थोड़ा सा इसको चित्र से भी समझ लो कि हुआ क्या है। हुआ ये है कि हमें एक वेक्टर दिया था पी वेक्टर, पी स्थिति सदिश है, और जब भी कोई स्थिति सदिश होता है इसका मतलब वो मूल बिंदु से मिलकर बना हुआ है। तो ओपी मान लेता हूं यहां पे कहीं पे, ये ओपी वेक्टर हमें दिया हुआ था, ओपी वेक्टर हमें दिया हुआ था, फिर हमें उसके बाद में क्यू वेक्टर दिया, क्यू भी स्थिति सदिश था, स्थिति सदिश था मतलब मूल बिंदु से मिलके बना होगा, तो ये मूल बिंदु से मिलके बना, मान लो ये यहां पे था। अब क्वेश्चन हमें क्या पूछ रहा है कि ओपी सदिश दिया है, ओक्यू सदिश दिया है, आप पी क्यू सदिश निकाल के दो। आप जो है ना
वो पी क्यू सदिश, ये जो सदिश है ये निकाल के बताओ कि ये क्या है और इसकी लंबाई कितनी है। चित्र में ये मतलब है, जो भी आपने किया है, जो उत्तर निकाला है वो क्या निकाला है, वो ये निकाला है। आपने पी से क्यू को जो सदिश बना है वो निकाला है, उसकी लंबाई निकाली है। ये जो पी क्यू है, ये जो अभी आपने निकाला है, ये पी क्यू सदिश है, जो ब्लू कलर वाला है ना, वो सदिश आपने निकाला है। और ये जो आया है ये क्या है, ये वो उसकी लंबाई आई है, पी से क्यू के बीच की जो लंबाई है वो आई है। ठीक है, ये समझ में आ गया कि आपने क्या निकाला है, क्या हुआ है ये। ठीक है, चलो अगले सवाल पे आते हैं। अब अगली बात पे आते हैं जिसका नाम है डायरेक्शन रेशियो। ये डायरेक्शन रेशियो क्या है, अब इसको समझिएगा, ये बहुत गहरा परेशान करने वाला टॉपिक है। आप जिस चाहे से मिल लीजिए, किसी को भी ये बात जो है ना, ये डायरेक्शन रेशियो जिसे दिक् अनुपात कहते हैं, लोग निकालते रहते हैं, सवाल निकालते रहेंगे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि दिक् अनुपात एक्चुअल में होता क्या है, क्यों दिक् अनुपात है। अगर यकीन नहीं है तो आज की क्लास पूरी हो जाए, फिर किसी से पूछ लीजिएगा एक बार कि भैया दिक् अनुपात होते क्या, यार काम में क्यों लेते हो। बस ये कह देंगे ये होते हैं दिक् अनुपात, लेकिन क्यों बनते हैं, किस लिए बनाए जाते हैं, क्या काम आते हैं, ये नहीं पता होता। जब आपको पूरी बातें ही नहीं पता होती तो फिर हमेशा चीजें अधूरी रहती है, अधूरी रहती है तो वो चीज आपको सदिश हमेशा परेशान करेगा, क्योंकि सदिश इस चीज का बहुत इस्तेमाल करता है। और पूरे सदिश में आपको ये शब्द बार बार सुनने को मिलेगा, डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियो। ठीक है, डायरेक्शन रेशियो को हिंदी में कहते हैं दिक् अनुपात। दिक् अनुपात, दिक् अनुपात। ये अनुपात क्या है, ध्यान से पहले इस पूरी बात को हर ढंग से एडजस्ट करना। दिक् अनुपात, अनुपात क्या होता है। देखो आपके जो नंबर है, आपके जो दो नंबर है, अगर मैं कोई भी दो नंबर लूं, फॉर एग्जांपल 4 और 3 ले लिए, अब मैं इन दो नंबरों को किसी भी नंबर से गुणा कर दूं, किसी भी नंबर से भाग दे दूं, उसके बावजूद भी एक चीज है जो कभी नहीं बदलती, जिसको कहते हैं अनुपात। अनुपात कभी नहीं बदलता। अनुपात वो बेसिक मात्रा होती है जो किसी नंबर में कभी चेंज नहीं होती, चाहे आप उसको कितने से भी गुणा कर लो, चाहे आप कितने का भी भाग दे दो, उसका ये अनुपात वो कभी चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसमें दो से गुणा कर दिया, तो ये मेरा हो गया 8 और 6। अगर मैं इसको 4 से गुणा कर दूं, ये हो जाएगा 16 12। देखो आपको ये लग रहा होगा नंबर चेंज हो रहे हैं, नंबर चेंज हो रहे हैं, मैंने इसमें 2 का भाग दे दिया, नंबर बार बार चेंज हो रहे हैं। देखो नंबर चेंज होते जा रहे हैं, नंबर चेंज होने के बावजूद भी एक चीज ऐसी है इन सारे नंबरों में, इन सारे नंबरों में एक चीज है जो कभी चेंज नहीं होती, जिसको कहते हैं अनुपात। अब जैसे ये फोटो है, अगर मैं इस फोटो को बड़ा करूं, कितना भी बड़ा कर लूं, कितना भी छोटा कर लूं, इसका साइज बदल जाएगा, लेकिन जो नहीं बदलेगा वो होगा अनुपात। अनुपात कभी नहीं बदलता, इसीलिए हम अनुपातों का इस्तेमाल करते हैं। अनुपातों का हम इस्तेमाल क्यों करते हैं, आप त्रिकोणमिति में क्या पढ़ते हैं, याद करिए, त्रिकोणमिति में जो आप पढ़ते हैं वो क्या चीज होती है, त्रिकोणमितीय अनुपात। अनुपात क्यों, त्रिकोणमितीय मान भी तो हो सकते थे, त्रिकोणमितीय अनुपात क्यों बोलते हैं उनको। अनुपात बोलने का सबसे बड़ा कारण है कि ये वो चीज है जो कभी नहीं बदलेगी। एक बार अगर अनुपात में चीजें बन जाती है तो फिर उसको बदला नहीं जा सकता, वो फिक्स हो जाती है, वो स्थिर हो जाती है। फिर आप उनकी वैल्यू बदल सकते हैं, उनको दुगना कर सकते हैं, 5 गुना कर सकते हैं, 50 गुना कर सकते हैं, आधा कर सकते हैं, अनुपात नहीं बदल सकते। अनुपात बन गया तो बन गया, वो कभी बदलेगा नहीं। आप उन्हें दुगना कर सकते हैं, तिगुना कर सकते हैं, 50 गुना कर सकते हैं, आधा कर सकते हैं, चौथाई कर सकते हैं, लेकिन जो नहीं बदल सकते वो है अनुपात। इसका अनुपात निकालिए वही आएगा, इसका निकालिए वही आएगा, इसका निकालिए वही आएगा। अनुपात कभी नहीं बदलता, अनुपात कभी नहीं बदलता। इसका अनुपात वही है जो इनका है, सॉल्व कर लो वही वापस आ जाएगा, अपनी मूल जगह वापस पहुंच जाएगा। इनमें से किसी को भी सॉल्व कर लो, अंततः आप उसी पे पहुंच जाओगे। तो अनुपात कभी नहीं बदलता, तो इतनी सुपर पावर आपके पास है अनुपात। अब हम इसका इस्तेमाल करेंगे, कैसे इस्तेमाल करेंगे वो आ जाओ। मैं एक वेक्टर लेता हूं दोबारा से, ठीक है, ये वेक्टर हो गया, ये पॉइंट P है, ये मान लो पॉइंट R है। P के निर्देशांक है 1, 1, 1, क्योंकि R के निर्देशांक है 3, 3, 3। ये 3 निर्देशांक है। और हम जब किसी को सदिश बनाते हैं, थोड़ा सा इस पे गौर करिएगा, एक बार ये बात समझ में आ जाए दिक् अनुपात वाली, फिर वेक्टर बहुत आसान लगने लगेगा। एक आएगा दिक् अनुपात, एक आएगा दिक् कोसाइन। दिक् अनुपात और दिक् कोसाइन अगर गले उतर गया, ढंग से कंसेप्ट समझ में आ गया, तो वेक्टर में परेशानी कभी नहीं होगी।
तो इस आइडिया को पहले समझ लो, 1 1 1 3 3 3, इन दोनों को मिलाया और एक वेक्टर बन गया PR बन गया। अब जब आप PR को वेक्टर में लिखेंगे तो आपको क्या चाहिए होंगे, इनके प्रक्षेप चाहिए होंगे। आप इनकी परछाइयां निकालोगे, ये रही परछाई, ये होगी X वाली परछाई, फिर आप Y वाली परछाई निकालेंगे। X वाली परछाई कैसे निकलेगी, घटा के निकालोगे, 3 में से 1 गया बराबर 2। पहले X वाली परछाई को, X के जो निर्देशांक है उनको घटाया, X वाली परछाई आ गई, फिर Y वालों को घटाया, Y वाली परछाई आ गई, फिर Z वालों को घटाओगे, Z वाली परछाई आ जाएगी। यानी इसका सदिश बनेगा आपका, ये जो आपका PR है, PR सदिश बराबर बनेगा 2,2,2, यानी 2I 2J और 2 के। अब मैं इन दोनों ही बिंदुओं का मध्य बिंदु निकालूं, मध्य बिंदु, इन दोनों बिंदुओं का मध्य बिंदु निकालूं और नाम रख दूं Q। मध्य बिंदु क्या होता है, दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो, मध्य बिंदु आ जाता है। दोनों को जोड़कर 2 का भाग दे दो, मध्य बिंदु आ जाता है। तो 3 और 1 4, 4/2, तो मध्य बिंदु आ गया 2,2। किसी का भी मध्य बिंदु निकालना हो तो क्या करते हो, मध्य बिंदु कैसे निकालते हो, दोनों को जोड़ते हो, 2 का भाग देते हो, मध्य बिंदु आ जाता है। ये मध्य बिंदु आ गया। अब जो आपका जो दिशा PR की थी वही दिशा आप PQ की है। देखो दिशा तो एक ही है, क्योंकि एक ही लाइन के टुकड़े हैं, एक ही लाइन के टुकड़े मतलब डायरेक्शन तो एक ही है, दिशा तो एक ही है, और दिशा छोटी बड़ी नहीं होती। उत्तर दिशा ही होती है, उत्तर दिशा होती है। कोई बता सकता है दिशा छोटी होती है बड़ी होती है? दिशा ना छोटी होती है नहीं बड़ा होती है। दिशा कोई मात्रा नहीं है, दिशा एक रेखा का नाम है, वो ना छोटी होती है ना बड़ी होती है। आप इधर चल रहे हैं मतलब उत्तर दिशा है, और अंतहीन तक चलते रहिए, उत्तर दिशा ही कहलाएगी। आप जब तक चलते जाएंगे ये उत्तर दिशा ही कहलाएगी, ये नहीं बदलेगी। तो दिशा छोटी या बड़ी नहीं होती। तो अब PR की दिशा भी वही है, PQ की दिशा भी वही है, लेकिन जैसे ही आप इसके प्रक्षेप निकालेंगे, देखो प्रक्षेप बदल चुके हैं, इसके प्रक्षेप चेंज हो गए। अब इसके प्रक्षेप हो गए 2 - 1 यानी 1, 2 - 1 यानी 1। अब जो प्रक्षेप आए, अब जो सदिश बना है आपका PQ, वो बनेगा 1,1,1 यानी I + J + K। अब दोनों में क्या संबंध है, गौर करो जो मैंने बताया, नंबर बदलेंगे। जब आप छोटा सदिश लोगे तो अलग नंबर आएंगे, बड़ा सदिश लोगे, लेकिन दिशा एक है ना, दिशा एक है। तो इन दोनों में एक चीज गौर करो कि इनका अनुपात नहीं बदला, वो भी उसी अनुपात में है जिस अनुपात में ये है। तो अगर आप कोई लाइन का कोई भी टुकड़ा काटोगे, तो ऑब्वियसली बात है प्रक्षेप तो अलग अलग आएंगे। छोटे टुकड़े के प्रक्षेप छोटे आएंगे, बड़े टुकड़े के बड़े प्रक्षेप आएंगे। बड़े छोटे आ सकते हैं, जैसे अब ये टीवी है, इसको मैं बड़ा कर दूं या छोटा कर दूं, तो हो सकता है इसकी लंबाई, बड़ा करने पर लंबाई चौड़ाई बढ़ जाएगी, छोटा करने पर लंबाई चौड़ाई कम हो जाएगी, लेकिन जो चेंज नहीं होगा वो है इसका ये अनुपात, ये कभी नहीं बदलता। छोटा टुकड़ा छोटा या बड़ा करने से लंबाई चौड़ाई तो बदल सकती है, लेकिन जो अनुपात है वो नहीं बदल सकता। तो अभी भी इनका अनुपात देखिए, 2-2-2 का अनुपात क्या है, 1-1-1, उनका क्या है 1-1-1। तो बस यही है कि एक लाइन के किसी भी टुकड़े को आप लोगे तो उसके प्रक्षेप तो अलग अलग आ सकते हैं, प्रक्षेप अलग अलग आएंगे कि छोटा टुकड़ा लोगे छोटे प्रक्षेप आएंगे, बड़ा टुकड़ा लोगे बड़े प्रक्षेप आएंगे, आने ही है ना। अगर हम एक लाइन लें, और इस लाइन पे मैं PQ लूं तो इसके प्रक्षेप छोटे आएंगे क्योंकि छोटा टुकड़ा है। अगर मैं P से R लूंगा तो प्रक्षेप बड़े आएंगे क्योंकि बड़ा टुकड़ा है। यहां M लूं तो थोड़े प्रक्षेप और बड़े आएंगे, लेकिन दिशा एक है ना, दिशा एक है, इसलिए जो भी टुकड़े आएंगे, जो भी प्रक्षेप आएंगे, उनका अनुपात हमेशा एक जैसा रहेगा, अनुपात कभी नहीं बदलेगा। अगर दिशा एक है तो अनुपात एक है, दिशा एक है तो अनुपात एक है, और इसी अनुपात को कहते हैं दिशा बताने वाला अनुपात। हर दिशा का एक ही अनुपात होता है, दिक् अनुपात। एक दिशा का एक ही अनुपात होता है। अब दोबारा से रिपीट करता हूं, एक ही दिशा का एक ही अनुपात होता है। आप उसके छोटे टुकड़े बड़े टुकड़े कोई टुकड़े ले लीजिए, अनुपात नहीं बदल सकते, आप उनका अनुपात नहीं बदल सकते। बड़ा टुकड़ा लेने से नंबर बड़े आ सकते हैं, जैसे मैंने इसको कहा टीवी को बड़ा या छोटा करने से आप उसकी लंबाई को बदल सकते हैं, चौड़ाई को बदल सकते हैं, लेकिन अनुपात हमेशा वही रह जाएगा। जैसे अगर मैंने इसको बड़ा करके 40 और 30 कर दिया
तो क्या होगा, लंबाई 40 होगी, चौड़ाई 30 होगी, लेकिन अनुपात तो अभी भी 4:3 ही है। क्या वो चेंज हुआ? नहीं, अनुपात कभी चेंज नहीं होता। इसीलिए आप प्रक्षेप बदल सकते हैं, क्योंकि बड़ा टुकड़े के प्रक्षेप बड़े आएंगे, परछाइयां बड़ी आएगी। आज बड़ी चीज की बड़ी परछाई आती है, छोटी चीज की छोटी परछाई आती है। परछाइयां बड़ी छोटी बनाई जा सकती है, लेकिन जो नहीं बदल सकता वो है अनुपात। अनुपात नहीं बदल सकता। इसका मतलब है कि हर रेखा का, हर दिशा का एक अनुपात होता है, हर दिशा का एक अनुपात होता है, और वो कभी बदलता नहीं है। और जो कभी नहीं बदलता, इसका मतलब वो चीज उसकी खास है। जो बदल नहीं सकती, इसका मतलब वो वही चीज है। फिर हर चीज की एक खास चीज है। जैसे मेरे फिंगरप्रिंट है, वो मेरे ही है, किसी और के नहीं है। तो मेरा फिंगरप्रिंट यानी मैं यानी मेरा फिंगरप्रिंट, हम दोनों एक हो गए। फिर तो मुझे मेरे फिंगरप्रिंट से जाना जाता है, तो आजकल होता है। आधार कार्ड हर व्यक्ति का एक होता है, तो फिर वो मेरी जगह काम आता है। जब भी कोई लोन लेता हूं तो मैं नहीं जाता, मेरा आधार कार्ड भेजता हूं, क्योंकि आधार कार्ड ही मैं हूं। यही होता है। जब भी आप जाते हैं, पहले आप सिग्नेचर भेजते थे अपने, आप अपनी जगह अपने सिग्नेचर भेजते थे, क्योंकि हर बंदे का अपना सिग्नेचर होता है, यूनिक सिग्नेचर होता है। तो हर बंदा अपना सिग्नेचर भेजता था कि ये लो। कभी याद है चेक पे आप खुद गए हो, चेक पे बैठ के कि भैया लो चेक पास करो, आ गया हूं मैं? नहीं ना, आप अपना साइन करके भेजते थे। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति का अपना साइन होता है, तो वो साइन वहां जाता था पास होने के लिए, ना कि आप जाते थे। अब आप ओटीपी भेजते हैं, आधार का। तो ये हमेशा गौर करिए क्या हो रहा है। हर चीज का कोई ना कोई यूनिक चीज है जिसे उसको बोला जा सकता है। तो बैंक आपके साइन को मानती है, आप आपके साइन को आप मानते हैं। जब भी आप अपना साइन करके वो आपको आपके साइन से जानती है। आपकी बैंक आपको अपने साइन से जानती है ना। तो आप बैंक में अपने साइन भेज दीजिए, बैंक उसको साइन को चेक कर लेगी, पहचान जाएगी, हाँ अच्छा इसी बंदे ने भेजा है, क्योंकि हर बंदे का साइन यूनिक होता है। सेम वैसे ही हर दिशा का एक अनुपात होता है, एक अनुपात होता है। नंबर बदल सकते हैं, रिपीट कर रहा हूं, नंबर अलग अलग आ सकते हैं, लेकिन जब अनुपात निकालोगे तो वो एक ही आएगा। अगर अनुपात एक है तो समझ जाओ दिशा एक है। बात पकड़ में आ गई, बड़ी जबरदस्त बात पकड़ ली हम लोगों ने। यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक लाइन लिख देते हैं, हर दिशा का एक फिक्स अनुपात होता है। मात्राएं अलग अलग हो सकती है, परंतु अनुपात नहीं बदल सकता। हर दिशा का एक अचर अनुपात होता है, वो नहीं बदलता। जिसको दिक् अनुपात कहते हैं। हर दिशा का अपना अनुपात, देखो दिक् अनुपात, इसीलिए डायरेक्शन का अनुपात, डायरेक्शन रेशियो। हर दिशा का एक अनुपात होता है। मात्राएं अलग अलग हो सकती है, नंबर अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन अनुपात अगर वही आ रहा है, इसका मतलब समझ जाओ कि दोनों एक दिशा है। और इससे तो हम फिर ये पता कर सकते हैं कि दो सदिश समांतर है या नहीं है, दो सदिश एक दिशा में है या नहीं है। अगर पहले सदिश का अनुपात भी वही आ रहा है, दूसरे का भी वही आ रहा है, इसका मतलब दोनों एक दिशा में है, दोनों की दिशा एक है। तो इस चीज को यूज करके हम ये पता कर सकते हैं कि दो सदिश समदिश, मतलब समान दिशा में है या नहीं है। जिसे समदिश कह सकते हो, समांतर कह सकते हो। दो सदिश समांतर है या नहीं है, इसका पता कर सकते हो। दो सदिश एक दिशा में है या नहीं है, इसका पता किया जा सकता है कि समांतर है या नहीं है। तो आपको क्या करना होगा, मान लो दो सदिश है ए बी और एक सदिश है पी क्यू। तो अगर ये दो सदिश समांतर हैं, एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो जो अनुपात ए बी का आएगा वही अनुपात पी क्यू का आएगा। तो ए बी और पी क्यू का अनुपात एक आएगा, सेम अनुपात आएगा, तो मतलब सेम है ना। मान लेते हैं ए बी सदिश ये है, A1 B1 C1, ये सदिश है A1 B1 C1, और PQ सदिश है A2 B2 C2। अब हमें पता है अगर ये समान सदिश है, एक ही दिशा में समांतर सदिश है, अगर समांतर सदिश है तो इनका अनुपात निकाल लो। A1 बटा A2 बराबर आएगा B1 बटा B2 बराबर आएगा C1 बटा C2। अगर ये बराबर आता है मतलब दोनों का अनुपात सेम है। अनुपातों को चेक कैसे करते हैं कि दो अनुपात सेम है या नहीं है? तो अनुपातों को भाग देकर पता किया जाता है। ऊपर वाले अनुपात में समान अनुपात, हम टॉपिक पढ़ते हैं जिसको कहते हैं समान अनुपात। कैसे पता चलता है कि दो अनुपात समान है? समान अनुपात का पता कैसे चलता है कि दो अनुपात ए बी सी ये और मान लो ए एफ जी, इनका अनुपात सेम है या नहीं है, दो अनुपात बराबर है या नहीं है, पता कैसे चलता है? पता ऐसे चलता है कि भाग दे के देखो, ए बटा ई बराबर आना चाहिए
बी बटा एफ बराबर आना चाहिए सी बटा जी। अगर ये बराबर आते हैं इसका मतलब ऊपर वाला अनुपात और नीचे वाला अनुपात एक है, समानुपात है। अनुपात दिखने में अलग अलग, क्योंकि मैंने कहा ना दिखने में, अब जैसे 8 और 6, 4 और 3 दिखने में अलग अलग है, लेकिन है तो एक ही ना। कैसे पता चलेगा? भाग दे दो, 8 बटा 4, 6 बटा 3, 2 बराबर 2 आया। इन दोनों में भाग दे के देखो, कोई अनुपात दिखने में अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन अनुपात तो अलग चीज है ना। अनुपात तो वो चीज है जो अंदर छुपी हुई है, जो फिक्स है, जो बदलती नहीं है। तो दो अनुपात सेम है या नहीं है पता कैसे चलेगा? भाग दे के देख लो, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, भाग दो, बराबर आ गया, मतलब अनुपात एक है। ये होता है समानुपात। ठीक है, आ जाओ अब इस पे कुछ सवाल करते हैं एक दो, और फिर कंसेप्ट बनाते हैं। आ जाओ, अब मुझे ये बताओ कि ये सदिश रहा, कौन सा सदिश इसके समानांतर है? कौन सा सदिश इसके समानांतर है? इस सदिश के समांतर सदिश कौन सा है? समांतर नहीं है, सॉरी, कोण समांतर नहीं है, मतलब कोण इसकी दिशा में नहीं है। ये जो सदिश हमें दिया गया है, इस सदिश की दिशा में कौन सा सदिश नहीं है? कौन सा सदिश इसके समांतर नहीं है? रिपीट, नहीं है। कौन है जो इसकी दिशा में नहीं जा रहा? जिस दिशा में ए जा रहा है उस दिशा में नहीं जा रहा, वो कौन है? तो तरीका क्या है? अगर मेरी दिशा में ही जा रहा है तो इसका अनुपात और मेरा अनुपात एक होगा। अगर ये मेरी ही दिशा में जा रहा है तो इसका अनुपात और मेरा अनुपात एक होगा। और अगर नहीं एक हुआ तो ये अलग दिशा में जा रहा है। बढ़िया आइडिया, सिंपल आइडिया। मेरे दिक् अनुपात और इसके दिक् अनुपात एक होंगे तो हम एक दिशा में जा रहे हैं, वरना नहीं जा रहे। तो हमारे अनुपातों का अनुपात निकाल लो। तो इसके पास 2 4 1 आ गया। पहले हम ए को ट्राई करते हैं, पहले हम ए को ट्राई करते हैं, ऑप्शन ए को। तो ए को ट्राई करेंगे तो 2/4, 2/4 क्या बराबर है? 4/8। 1/2 सॉल्व करके देखो क्या बराबर आया? बोला हाँ बराबर आया, डन। इसका मतलब समांतर है, ये तो समांतर है। ए तो नहीं हो सकता क्योंकि एक ही अनुपात आ रहा है। हमारे वाले सदिश का इस सदिश का अनुपात एक है, इसका मतलब सेम अनुपात में है, मतलब हमारी दिशा में। अनुपात सेम है मतलब दिशा हमारी है, बंदा हमारी दिशा में ही जा रहा है। बी को ट्राई करते हैं फिर से। 2/0.5, 2/0.5 क्या बराबर है? 4/2 क्या बराबर है? 1/0.5 क्या बराबर है? ये 2/0.5 ये हो गया आपका। 1/2 लिख सकते हैं इसको, ऊपर ऊपर चला जाएगा 4, नीचे आ जाएगा 1। ये आया 4, ये आया 2:1 और ये आया 2/1। तो भैया ये दोनों तो बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है, इसका मतलब यही हमारी दिशा में नहीं जा रहा। ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारे समांतर नहीं है। ये हमारे समांतर नहीं है। ठीक है, जिसका देखो दिक् अनुपात क्या काम आए? दिक् अनुपात हमारे लिए दिशा के तरीके से काम करेंगे। जिसके अनुपात हमारे अनुपात में होंगे, जिसके अनुपात हमारे अनुपात में होंगे वो हमारे साथ चलेगा, मतलब हमारी दिशा में चलेगा। और जिसके अनुपात हमसे मैच नहीं हुए, इसका मतलब है वो हमारी दिशा में नहीं जा रहा है, वो किसी और दिशा में जा रहा है। जिसके अनुपात हमारे अनुपात के साथ मैच नहीं हुए, जिसके अनुपात मेरे अनुपात के साथ मैच नहीं हुए, इसका मतलब वो मेरी दिशा में नहीं जा रहा है, वो किसी और दिशा में जा रहा है। तो फिर किसी और दिशा में जाओ, बात समांतर है तो मेरी दिशा में जाएगा। मेरी दिशा में जाएगा तो हर दिशा का एक ही अनुपात होता है, तो उसका अनुपात और मेरा अनुपात एक होगा, मतलब हम एक दिशा में जा रहे हैं। अनुपात अलग है तो मतलब तेरी अलग दिशा है, मेरी अलग दिशा है। तो ये पता चल गया समांतर का। क्लियर है? सही है, बढ़ जाऊं आगे। आ जाओ अगला। फिर अब आइडिया बढ़ाते हैं, एक और खतरनाक आइडिया लेके आते हैं जिसको कहते हैं डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शनल कोसाइन। ये क्या है?
डायरेक्शन कोसाइन। ये क्या आइडिया है? ये उससे भी खतरनाक आइडिया है, उसमें भी और खतरनाक आइडिया डालते हैं, डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन क्या? अब एक दिमाग आ रहा है कि क्यों नहीं सबका एक नंबर हो। अब ये अनुपात तो फिर भी मान लो हाँ बराबर है, जैसे पहला एक सदिश है जिसके अनुपात 1 1 1 आ रहे हैं, कोई दूसरा है उसके 2 2 2 आ रहे हैं, कोई तीसरा है उसका 3 3 3 आ रहा है, और हम कहते हैं कि तीनों समांतर है, तीनों एक ही दिशा है। अब ये तीनों एक ही दिशा है, और हम कैसे पता करेंगे? भाग देकर पता करेंगे। भाग देने के बाद अगर अनुपात 1 आया मतलब एक दिशा है। लेकिन क्या ये हो सकता है? अब एक थोड़ा सा आइडिया और बढ़ाते हैं। एक क्या ऐसा हो सकता है कि हर दिशा का एक ही नंबर हो? ये ऑब्वियसली बात है, ये नंबर तीनों एक ही दिशा के हैं, लेकिन क्यों नहीं सिर्फ एक ही नंबर बनाया जाए जो एक दिशा का हो, हर दिशा का अपना एक नंबर हो। मतलब अब ये जो लाइनें हैं, इस लाइन का अगर सारी लाइनें एक दिशा में जा रही है तो उनका एक ही नंबर हो, अलग अलग नंबर ना हो। एक सिंगल नंबर बनाया जा सकता है क्या? सेम दिशा के लिए एक नंबर। हमने अनुपात में तो पढ़ा, अनुपात तो सैकड़ों बन सकते हैं। हाँ ये बात तो है, अनुपात होंगे तो सेम, लेकिन हजारों हजारों अनुपात आप बना सकते हैं, जैसे 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 बनाते जाओ। हाँ ये बात सही है कि सब एक ही दिशा है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या जरूरी हर बार भाग देकर ही मैं पता करूं कि दोनों एक दिशा है? क्या हर दिशा को एक नंबर दिया जा सकता है, एक सिंगल नंबर, जिससे झंझट खत्म हो? तो बिल्कुल, इसे कहते हैं डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन का मतलब होता है सिंगल नंबर देना। अब आ जाओ, देखो सिंगल नंबर का कंसेप्ट समझाता हूं कि कैसे सारे नंबर एक ही नंबर, ये जो देखो ये सब एक ही दिशा है, सब एक है, अब इनको सबको एक नंबर कैसे देते हैं? आपको अपने नंबरों को उठाना है, जो भी आपके नंबर है उनको उठाना है, उनको ABC बोलना है। ABC बोलना है। ABC बोलने के बाद, ABC बोलने के बाद फिर आपको हर नंबर के अंदर, जितने भी नंबर आपके हैं, प्रत्येक नंबर को उठाइए और हर नंबर के अंदर भाग दीजिए अंडर रूट इन तीनों नंबरों के वर्गों के योग का। इन तीनों नंबर का वर्ग करो, जोड़ो, अंडर रूट निकालो और भाग दे दो। तीनों नंबरों को जोड़ो, वर्ग करो, तीनों नंबर का वर्ग करो, जोड़ो और वर्गमूल निकालकर भाग दे दो। अब ऐसा करने पर क्या होगा वो देखो, ये करो। ये करने के बाद क्या होगा कि आपका दिक् अनुपात से भी पीछा छूट जाएगा, आपका दिक् अनुपातों से भी पीछा छूट जाएगा, क्योंकि अगर एक ही दिशा के दिक् अनुपात है तो उनका ये नंबर हमेशा यूनिक आएगा, ये नंबर उनका हमेशा यूनिक आ जाएगा। ट्राई कर लो, हर नंबर के ये 3 है, तीनों के लिए मैं ट्राई करके दिखाता हूं। पहले इसको लेता हूं, ये लिया 1 बटा तीनों का वर्ग करो, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना आ गया 3, और अंडर रूट 3 का भाग दे दिया, तो 1 बटा अंडर रूट 3, 1 बटा अंडर रूट 3, 1 बटा अंडर रूट 3 आ गया, यही आया इसका। ठीक है, अब दूसरे वाले का ट्राई करो, इससे लो, इसका निकालो 2 बटा अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4 प्लस 4 प्लस 4 12, 12 हो गया, 4 इंटू 3, 4 का 2 बाहर आ गया, 2 अंडर रूट 3, 2 2 2 कट जाएगा और आपका ये वापस आ गया 1 बटा अंडर रूट 3, 1 बटा अंडर रूट 3, 1 बटा अंडर रूट 3। अब तीसरे पे भी ट्राई कर सकते हो, तीसरे को ट्राई कर लो, ये लो, इसमें करो 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 9 प्लस 9 प्लस 9 27, 27 को आप लिख सकते हैं 9 गुणा 3, 9 का 3 बाहर आ जाएगा, 3 अंडर रूट 3, भाग देने पर ये भी 1 बटा अंडर रूट 3। अब गौर कर रहे हो, अब हर बार एक सिंगल नंबर ही बन रहा है। अगर दिशा एक है तो ये नंबर सबका सेम बनेगा, ये दिशा अगर एक है तो ये सबका नंबर सेम बनेगा। दिक् अनुपात में कम से कम ये झंझट तो था कि भाग देकर चेक करो, भाग देकर चेक करो कि वो नंबर एक है या नहीं है। अब सबसे आसान काम है, सबका ये नंबर बना लो, ये नंबर अगर हर दिशा का ये नंबर एक आएगा, एक दिशा का एक यही नंबर आएगा, तो ये जितनी भी है इन सबका एक ही नंबर होता है। अगर सब समांतर है, एक ही दिशा है, एक दिशा है तो एक नंबर, जिसको कहते हैं दिक् कोसाइन। ये हर दिशा का एक ही होता है। अब इसमें छोटा या बड़ा का भी फर्क नहीं पड़ेगा।
अब इसमें बड़े छोटे का भी फर्क नहीं पड़ेगा, आप छोटा वेक्टर लो, बड़ा वेक्टर लो, बड़े वेक्टर का भी उतना ही आएगा, ये छोटे वेक्टर का भी उतना ही आएगा। कम से कम वो तो अलग अलग आते थे, प्रक्षेप तो अलग अलग आते थे, छोटे के छोटे आते थे, बड़े के बड़े आते थे, इसमें कोई नहीं आता। इसमें सब चाहे आप इतना छोटा सा वेक्टर लो और चाहे इतना बड़ा वेक्टर लो, अगर दिशा एक है तो उसके ये नंबर एक आएंगे, छोटा हो, बड़ा हो और बहुत बड़ा हो, सबका फिक्स आएगा। तो ये और बढ़िया कंसेप्ट होगा। ये तो एग्जैक्टली आधार कार्ड हो गया, एग्जैक्टली आधार कार्ड हो गया, ये एग्जैक्टली आधार कार्ड हो गया। अब इससे बेटर तो और हो ही नहीं सकता। एग्जैक्टली हर दिशा का एक ही नंबर होगा। अब ये नहीं कि ये समांतर है तो इसका अलग है, इसका अलग था, इसका अलग था। सोचो, देखो क्या फर्क है, दोनों में फर्क क्या है, दिक अनुपात में और दिक कोसाइन में क्या फर्क है। दिक अनुपात में जो आइडिया है वो था कि भाई अनुपात बराबर बना रहता है, अगर दिशा एक है तो उनका अनुपात बराबर बना रहता है, ये बात सही है। लेकिन अगर मैं चाहूं कि मैं क्यों भाग दे दे के चेक करूं, क्यों मैं अलग अलग भाग दे दे के चेक करूं, मेरे पास एक तरीका है दिक कोसाइन। अगर मैं दिक कोसाइन बनाता हूं तो वो सबके सेम बनेंगे। अगर वेक्टर एक दिशा में है तो उसके दिक कोसाइन सेम आएंगे। एक दिशा के एक ही दिक कोसाइन होते हैं, एक दिशा के एक ही दिक कोसाइन होते हैं। ये बना, क्लियर हो ये बात, आइडिया समझ में आया। ये है जबरदस्त आइडिया। अब ये दिशा के नंबर हो गए। अब बढ़िया बात है, अब है दिशा के नंबर। अब हर दिशा का एक नंबर है जिसको दिक कोसाइन कहते हैं। दिक कोसाइन हर दिशा का एक फिक्स नंबर होता है। अगर दिशा एक है तो उसके दिक कोसाइन फिक्स है, हर दिशा का एक दिक। ठीक है। अब इसके अंदर जो नया वर्ड आ रहा होगा थोड़ा सा उस पर फोकस करते हैं कि आप कहोगे कोसाइन क्या होता है। ये कोसाइन कहां से आया, कोसाइन एक्चुअली कॉस से आया है, कोसाइन कॉस से आया है। इसमें कॉस का क्या लेना देना है, इसमें कॉस का लेना देना समझाता हूं कि कॉस का क्या लेना देना है। अब ये जो चीज अभी हमने समझी है, इस चीज को हम चित्र में लेके चलते हैं और फिर समझते हैं। मैं 2D वाले चित्र से इसको समझाता हूं, 2D वाले चित्र से। 3D तो बनाना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि 2D वाले को समझो, 2D वाले से 3D का आइडिया हो ही जाएगा। ये मान लो आपका कोई वेक्टर है, ओ से लेकर पी तक, ठीक है, ये आपका वेक्टर आ गया। अब वेक्टर के प्रक्षेप बनाए जाते हैं। मैं इसको यहां बीच में से ले लेता हूं वरना ये लगेगा मूल बिंदु वाला वेक्टर लिया है ना, मैं मूल बिंदु वाला नहीं लेना चाहता। मैं यहां से शुरू कर लेता हूं, इसका नाम P ले लेता हूं, इसका नाम Q ले लेता हूं और मेरा वेक्टर बन गया PQ, बन गया। अब PQ बनने के बाद आप PQ पे प्रक्षेप डालेंगे, परछाई डालेंगे, ऊपर से लाइट डाली, ये इसकी परछाई आ गई, ये इसकी परछाई, ये XX वाली परछाई होगी जिसको आप X2 - X1 कहते हैं, ये Y2 वाली परछाई आ गई, इसको Y2 - Y1 कहते हैं, और ZX वाली परछाई Z2 - Z1 हो जाएगी। ये बीच की दूरी होगी PQ, ये PQ होगी। अब ये जो XX के साथ कोण बनाता है, अगर मैं इसको अल्फा मानूं, XX के साथ बनने वाले कोण को मैं अगर अल्फा बोलूं, अगर इस कोण को अल्फा बनूं तो कॉस अल्फा का मान कितना हुआ, कॉस अल्फा का मान हुआ X2 - X1 बट्टा PQ हुआ। कॉस अल्फा बराबर हुआ X2 - X1 बट्टा PQ, क्योंकि आधार बट्टा करण होता है। कॉस क्या होता है, आधार बट्टा करण, तो ये आधार हो गया, ये आपका करण हो गया, तो आधार बट्टा करण हो गया, ये आपका लंब है, तो ये आपका साइन हो जाएगा। लेकिन साइन नहीं बनाना, मुझे कॉस बनाना है। कॉस क्यों बना रहा हूं वो भी बताता हूं। ये बन गया, डन, ठीक। चलो आगे चलते हैं। अगर यही लाइन, यही मेरा सदिश अगर yx के साथ, यही मेरा सदिश अगर yx के साथ कोई और कोण बनाता है जिसका नाम मैं रख लेता हूं बीटा, अगर यही सदिश yx के साथ बीटा कोण बनाता है, अब अगर बीटा कोण बन रहा है तो आधार ये हुआ, अब आधार ये हुआ, क्योंकि कोण तो यहां बन रहा है ना, कोण हमेशा आधार और कर्ण के बीच में बनता है, कोण हमेशा आधार और कर्ण के बीच में बनता है, तो आधार अब ये हुआ, कर्ण ये हुआ, ये आधार हुआ, ये इसके बराबर ही हुआ क्योंकि ये आयत हो गया, आयत हो गया, तो ये y2 - y1 है, तो ये y2 - y1 हो गया। तो इस बार cos बीटा बराबर कितना हुआ,
कॉस बीटा बराबर हुआ y2 माइनस y1 बटा पी क्यू। ये कॉस बीटा हो गया, ये कॉस अल्फा हो गया, ये कॉस बीटा हो गया। अगर यही चीज त्रिवी में होती, जैसे द्विवी में दो तो दिखा दिए मैंने अल्फा और बीटा, अब थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करो और कल्पना करो कि त्रिवी में होता तो एक तीसरा कोण भी होता, एक्स एक्स के साथ बनने वाला कोण अल्फा, वाई के साथ बनने वाला बीटा, जेड के साथ बनने वाला गामा। तो कॉस गामा क्या आता, कॉस गामा बराबर आता Z2 माइनस Z1 बटा पी क्यू। Z2 माइनस Z1 बटा पी क्यू, x2 माइनस x1 बटा पी क्यू, y2 माइनस y1 बटा पी क्यू, Z2 माइनस Z1 बटा पी क्यू। ये कॉस है नहीं है, कॉस है। अल्फा क्या है, किसी सदिश के द्वारा एक्स एक्स से बनाया गया कोण। बीटा क्या है, वाई एक्स से बनाया गया कोण। गामा क्या है, जेड एक्स से बनाया गया कोण। तो एक्स एक्स से बनाया गया कोण, वाई एक्स से बनाया गया कोण और जेड एक्स से बनाया गया कोण का कॉस में मान कॉस बीटा कॉस गामा। ये चीज अब याद करो दिक कोसाइन के साथ मैच होगी। कैसे, x2 माइनस x1 को हम a नाम देते हैं, यही नाम देते हैं इसको a बोलते हैं, इसको b बोलते हैं और उसको c बोलते हैं। तो ये हमारा हो गया a बटा पी क्यू, a बटा पी क्यू। ये हमारा हो गया c बटा पी क्यू, ये हमारा हो गया b बटा पी क्यू। यही नाम रखा था हमने a b c इनका। ये जो प्रक्षेप होते हैं इनको शॉर्ट फॉर्म में, वैसे तो x2 माइनस x1 लिख सकते हैं लेकिन लिखने में टाइम लगता है, इसलिए हमने इनका नाम रखा था a b c। ए बी सी, x2 माइनस x1 यानी a, y2 माइनस y1 यानी b, z2 माइनस z1 यानी c। तो a b c। अब pq को गौर करो, pq क्या है, pq लंबाई है। लंबाई कैसे निकलती है, लंबाई कैसे निकलती है, किसी दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की लंबाई बराबर होता है x2 माइनस x1, दूरी का फॉर्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस Z2 माइनस Z1 का स्क्वायर। x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस Z2 माइनस Z1 का स्क्वायर। किसी दो बिंदुओं के बीच की दूरी, यही होती है फॉर्मूला। अगर द्विविमी है तो जेड वाला नहीं आता, बस इतना ही आता है। त्रिविमी है तो तीनों आते हैं। x2 माइनस x1 को तो a कहते हैं, तो ये पी क्यू की दूरी का फॉर्मूला बन गया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये यहां पे वापस रख दो, वापस रखते ही कॉस अल्फा बराबर आ गया कॉस अल्फा बराबर आ गया आपके पास a बटा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। कॉस बीटा बराबर आ गया आपके पास b बटा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और अभी इन नंबरों को हमने दिशा बताने वाले नंबर बताया था, तो यानी ये जो दिशा बताने वाले नंबर है इनका कॉस के साथ संबंध है, इनका कॉस के साथ संबंध है, तो इसलिए इनको कहा गया ये दिशा बताने वाले नंबर थे। देखो पीछे इन्हीं को कहा था हमने दिशा बताने वाले नंबर, कि ये दिशा बताने वाले नंबर कहलाते हैं, ये दिशा बताने वाले नंबर कहलाते हैं। तो ये तो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा के बराबर है, तो इसका मतलब ये कॉस के साथ जुड़े हैं, तो ये दिशा बताने वाले कॉस साइन कहलाते हैं। अच्छा, फिर दिशा शब्द क्यों आया, ये देखो अल्फा बीटा गामा। अगर आप किसी रेखा के 3 कोण बता दो तो पता चल जाएगा कि दिशा कौन सी है, क्योंकि एक्स एक्स से अल्फा कोण, वाई एक्स से बीटा कोण, जेड एक्स से गामा कोण, सीधी। और दिशा क्या होती है, दिशा होती क्या, अगर आप किसी पे गोली चलाओ, मान लो एक खून माफ है आपका अभी मान लो एक बंदूक है आपके पास और आपको निशाना लगाना है किसी पे, तो आप बंदूक से कैसे निशाना लगाते होंगे, पहले एक्स पे, पहले जमीन से उठाया, कितना उठाना है, कितना इधर ले जाना है, कितना ऊंचा लाना है, यही होता होगा। ऐसी बंदूक निशाना ऐसे तो लगता होगा। किसी चीज पे अगर आपको निशाना लगाना है, मतलब कोई भी चीज सोच लो, टारगेट सोच लो, चलो कोई निशाना लगाते हो, कैसे लगाते हो, पहले बंदूक को कितना एक दिशा में, कितना दूसरी दिशा में, फिर कितना ऊपर, यानी अल्फा कोण बीटा कोण गामा कोण, खचा। तो 3 कोण आपको दिशा तय करते हैं कि कौन सी दिशा में गोली जाने वाली है, बस। और दिशा में होता क्या, 3 कोण ही तो होते हैं, और ये 3 कोण हो गया अल्फा बीटा गामा।
अच्छा, इन चीजों में एक रिलेशन और भी देखोगे, इन चीजों में एक रिलेशन और भी देखोगे कि अगर मैं तीनों का वर्ग करके जोड़ दूं, इनके थोड़ा छोटा नाम रख लेते हैं, नाम थोड़े बड़े बड़े, इनका नाम रख लेते हैं एल, दिक कोसाइन का नाम एल एम एन रख लेते हैं, दिक कोसाइनों का नाम एल एम एन रख लेते हैं, इसका नाम एल, इसका नाम एम, इसका नाम एन। अगर तीनों का वर्ग करके जोड़ो तो देखो क्या आता है, तीनों का वर्ग करके जोड़ू, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा, अगर तीनों का वर्ग करके जोड़ू तो क्या आएगा, तो ये आएगा a बटा नीचे से अंडू डट गया, बी स्क्वायर नीचे से अंडू डट गया, सी स्क्वायर नीचे से अंडू डट गया, लघुत्तम लूंगा तो लघुत्तम आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ऊपर नीचे का कटा, उत्तर कितना आ गया, 1। इसीलिए कहा जाता है कि दिक कोसाइन जो होते हैं उनके वर्गों का योग 1 होता है। यानी ये जो आधार कार्ड के नंबर होंगे, जो सदिश के आधार कार्ड के नंबर होते हैं, इनके वर्गों का योग 1 होता है, इनके वर्गों का योग 1 होता है। ठीक है, अब आधार कार्ड कौन है, इनका आधार कार्ड कौन है सदिशों का, दिक कोसाइन, दिक कोसाइन इनके आधार कार्ड कहलाते हैं। ये फिक्स होते हैं, हर दिशा के लिए अपने खुद के होते हैं, दूसरी दिशा के अपने नंबर होंगे, तीसरी दिशा के अपने होंगे, लेकिन हर दिशा के खुद के नंबर होंगे, हर दिशा के पास अपना एक नंबर होगा, हर दिशा के पास अपना एक नंबर होगा, जिसको दिक कोसाइन कहते हैं। तो जब भी आप दिक कोसाइन बोलते हैं, जब भी आप दिक कोसाइन बोलते हैं तो समझ जाइए कि आप क्या कह रहे हैं, आप यूनिक नंबर कह रहे हैं, आप इन्हें यूनिक नंबर कह रहे हैं, इकलौते नंबर कह रहे हैं। ओके, साइन क्यों नहीं, बिल्कुल साइन भी किए जा सकते हैं, साइन भी रखा जा सकता है। वो रमेश कह रहा है कि कॉस के साथ ही क्यों, साइन के साथ क्यों नहीं, बिल्कुल साइन के साथ भी किए जा सकते हैं, लेकिन दिक्कत वो है कि हम किसी को खुश करना नहीं चाहते, हम किसी को खुश नहीं करना चाहते। ऐसे नहीं कि कोई कहे कॉस क्यों यूज नहीं, साइन क्यों नहीं, कोई हम कोई है ना, हमने किसी के साथ कोई गलत नहीं किया, ऐसा नहीं किया कि साइन को बुरा लग गया, ओ सॉरी साइन प्लीज तुझे बुरा लग गया होगा, कोई बुरा नहीं कर रहे हैं हम लोग, कुछ तो लेना था। अगर मैं साइन लेता तो कोई कहता कॉस क्यों नहीं लिया, अब कॉस ले लिया तो साइन क्यों नहीं लिया, तो कहीं तो वो चीजें करनी, जाते तो एक के साथ ही ना, जाते तो आप एक के साथ ही, सबके साथ तो नहीं जाते। तो अगर आप कॉस के साथ चले गए तो लोग पूछेंगे साइन के साथ क्यों नहीं गए, अच्छा साइन के साथ चले जाते तो कॉस के साथ क्यों नहीं गए, और दोनों के साथ जाया नहीं जा सकता, कि दो तो नहीं बनाओगे, एक ही बनाओगे, तो कुछ भी कर लो, वो सवाल तो हमेशा ही बना रहेगा कि साइन के साथ जाते तो कॉस के साथ क्यों नहीं गए, कॉस के साथ चले गए तो साइन के साथ क्यों नहीं गए। बिल्कुल साइन के साथ जा सकते हो लोग, अभी हाथों हाथ साइन में चेंज कर लो, साइन कॉस में ही साइन छुपा हुआ है, कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर, कोस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा, ये लो सूत्र लगा दिया, कौन सा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब सारे साइन स्क्वायर को उधर ले जाओ, 1 प्लस 1 प्लस 1, ये इधर घट गया, ये 2 आ गया, ये लो, ये साइन में बन गया, ये साइन में बना दो। तो इसलिए कोई जरूरी नहीं कि हमें किसी को खुश करना है, चले दो कॉस वाला, कॉस वाला थोड़ा बेटर है। और थोड़ा एक चीज देखो तो ठीक भी लगा, अगर कॉस वाले को चुना है तो मेरे ख्याल से ज्यादा सही चुना है, बराबर में 1 आ रहा है तो 2 से तो अच्छा ही लगता है, 2 से तो अच्छा ही लगता है, तो शायद ये मान लो, कारण मान लो कि भाई 1 ज्यादा अच्छा लगता है बजाय 2 के, तो कॉस ज्यादा सूटेबल है, ज्यादा अच्छा है बजाय साइन के। कर तो साइन भी सकते थे, ये देखो याद है, साइन में बदल दो, लेकिन कॉस ज्यादा सुंदर लग रहा है, 1 आ रहा है, 1 आ रहा है तो प्यारा लगेगा। ठीक है, बढ़ जाऊं आगे, ये बात सेट हो गई। अब आ जाते हैं वापस से कि दिक कोसाइन बनाते कैसे हैं, दिक कोसाइन बनाते कैसे हैं, तो भैया पहले निर्देशांकों को घटा लो, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z2, इनको घटा लो, घटाने से प्रक्षेप आ जाएंगे, जिसको आप दिक अनुपात, क्योंकि वो अनुपात ही होते हैं, मैंने बता दिया कि अनुपात ही होते हैं, इनके अनुपात फिक्स रहते हैं, तो वो दिक अनुपात हो जाएंगे। फिर उनके ए बी सी कह दो उनको, उन सबके वर्ग कर लो, उन सबको जोड़ लो, उन सबका अंडर रूट निकाल लो, सब में भाग दे दो, तो इससे दिक अनुपात कन्वर्ट होकर बन जाएंगे दिक कोसाइन, एक यूनिक नंबर आपको प्राप्त हो जाएंगे। आज कुछ सवाल कर लेते हैं जिससे बात गले उतर जाए। ये रहा आपका
अनुपात देखो बहुत सारे हो सकते हैं, अनुपात बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन दिक कोसाइन इकलौते होते हैं। तो बस इकलौता कर रहे हैं, है ना। जैसे आईडीज है, बहुत सारी आईडीज होती है आपके, वोटर आईडी, राशन कार्ड, ये वाली आईडी, वो वाली आईडी। तो क्या किया गया, आधार की सहायता से किया गया, एक सिंगल आईडी बन जाए सबकी, फिर 50 आईडीज की जरूरत नहीं पड़े, एक आईडी हो जिससे सारा काम हो जाए। तो बस दिक कोसाइन आधार आईडी है। अब ये इसके दिक कोसाइन क्या होंगे। जब भी आप दिक कोसाइन बनाते हैं किसी सदिश का, इसका मतलब ये आप उसके एग्जैक्ट नंबर बनाना चाहते हैं, फिक्स नंबर बनाना चाहते हैं, ताकि फिर वो बदले ना। दिक कोसाइन, तो ये आपका वेक्टर है, तो इसके दिक अनुपात हो गए आपके 1,1,-2, ये आपके दिक अनुपात हो गया 1,1,-2, ये दिक अनुपात हो गए। और उसके बाद में क्या बताया था, इन तीनों का वर्गों का योग निकाल लो और वर्गमूल कर दो, फिर भाग दे देना। पहले एक रफ में ले जाओ, तीनों का वर्ग कर लो, तीनों का ये आ गया फैक्टोरियल 6, भाग दे दो। ये हो गया 1/6, 1/6, ये आपका आंसर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला, अब ए बिंदु दिया है, बी बिंदु दिया है, ए से बी की तरफ बनने वाला जो दिष्ट सदिश है उसके दिक कोसाइन, ए से बी का सदिश बनाइए, उसके दिक कोसाइन निकालिए। पहले आप ए बी वेक्टर बना लें, ए बी वेक्टर बना ले, है ना, घटा के। ये रहा आपका -1 में से 1 गया, x2 - x1, x2 - x1, फिर y2 - y1, y2 - y1, z2 - z1, z2 - z1, ये हो गए। ठीक है, अब वही करो, तीनों का वर्ग करके,
4 प्लस 16 प्लस 16 32, 32 4 36, 36 का 6, ये 6 का भाग दे दो, -2/6 -4/6 2/3। ये आपका आंसर सही है, बिल्कुल, शाबाश, समझ में आ गया ये। अब इन लेक्चर को एक बार वापस से जरूर समझिएगा, है ना, क्योंकि देखो चीजें थोड़ा सा टाइम लेती है, चीजें थोड़ा सा समय लेती है, चीजें समझने में थोड़ा समय लेती है, लेकिन ये समय वर्थफुल है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वरना क्या होता है, आप लोग देखिए, आप लोगों ने इस टॉपिक को पहले भी बहुत बार पढ़ा हुआ है ना, लेकिन पीछा छूटा नहीं, क्योंकि कोई चीज से पीछा छुटाने का सबसे सही तरीका एक ही है, वो है समझना। जब तक आप चीजों को नहीं समझ जाते तो वो चीजें घूम घूम के बार बार आपको परेशान करती रहेगी। अब हम क्या करते हैं, हम लोग सोचते हैं जल्दी से निकल जाओ, जल्दी से पढ़ के निकल जाओ, और जल्दी से पढ़ के निकल तो सकते हो आप, लेकिन पीछा नहीं छुटा सकते, वो बार बार आपको परेशान करता रहेगा जब तक आपको वो समझ में नहीं आता। और हम एक बार समझना नहीं चाहते, एक बार बैठ के किसी टॉपिक को अच्छे से समझ ले और पीछा छूट जाए, फिर हमेशा के लिए पीछा छूट जाए, लेकिन हम उसको पढ़ते रहेंगे, 50 बार पढ़ लेंगे, लेकिन समझेंगे एक बार में। पढ़ने में तो हम 50 बार पढ़ने को तैयार है, समझने में एक बार भी तैयार नहीं। बोले समझना ना सर, जल्दी से पढ़ा दो, जल्दी से पढ़ा दो, हर किसी को पढ़ना है, दिक्कत है समझने की, समझने के लिए तैयार नहीं। अरे एक बार समझ जाओ, फिर पढ़ना नहीं पड़ता, एक बार समझने के बाद पढ़ना नहीं पड़ता, लेकिन पढ़ने के बाद हमेशा समझना बाकी रहता है। आप 50 बार पढ़ लीजिए, पता नहीं कितनी बार आप पढ़ चुके होंगे, पीछा तो नहीं छूटा ना आपका, लेकिन अब की बार समझ रहे हो, पीछा छूट जाएगा। अब की बार समझ रहे हो ना, यही पीछा छूट जाएगा। तो आ जाते हैं, यूनिट वेक्टर क्या होता है, इकाई सदिश। यूनिट वेक्टर यानी इकाई सदिश। इकाई सदिश वह सदिश जिसका परिमाण, ऐसा सदिश जिसका परिमाण एक होता है, ऐसा सदिश जिसका परिमाण एक होता है। मान लो कोई सदिश है ए बी, उसका आपने परिमाण निकाला और उसका परिमाण एक आया, इसका मतलब है वो इकाई सदिश है, ए बी इकाई सदिश है, यूनिट वेक्टर है। और अभी अगर हमने पीछे वाले को जोड़े तो पहले भी तो यूनिट वेक्टर ही निकाल रहे हैं। अगर अभी हम जो दिक् कोसाइन निकाल रहे हैं, पहले तो यूनिट वेक्टर को दोबारा से बता दूं, यूनिट वेक्टर वो होता है जिसका परिमाण एक होता है, उसको इकाई सदिश कहते हैं, यूनिट वेक्टर कहते हैं, एकांक सदिश कहते हैं, एक मात्रक सदिश कहते हैं, कई नाम है। एक मात्रक सदिश, ऐसा सदिश जिसकी मात्रा एक हो, इकाई सदिश, यूनिट वेक्टर, तो कई नामों से इसको जाना जाता है। अगर किसी सदिश का परिमाण एक है तो वो इकाई सदिश कहलाता है। अब इसको थोड़ा सा पीछे वाले के साथ जोड़ते हैं। अभी हमने ये जो निकाला है, अब इसको भी तो चेक करो एक बार, ये भी तो एकांक सदिश है, इकाई सदिश है, इसका परिमाण निकाल के देखो। अब इनका परिमाण निकाल के देखो, क्योंकि ये दिक् कोसाइन बन गए, और दिक् कोसाइन याद करो, को स्क्वायर अल्फा प्लस को स्क्वायर बीटा प्लस को स्क्वायर गामा बराबर होता है एक, तो एक बन चुके। तो ये जो दिक् कोसाइन जब आप बना लेते हैं तो वो अपने आप ही एकांक सदिश बन जाता है। तो दिक् कोसाइन और एकांक सदिश एक ही बात है, दिक् कोसाइन और एकांक सदिश एक ही बात है। दिक् कोसाइन बोलिए और एकांक सदिश बोलिए, क्या अंतर होगा? क्योंकि दिक् कोसाइन बनाने के बाद इनके वर्गों का योग एक हो चुका होगा, वर्गों का एक हो चुका होगा, इसका मतलब परिमाण एक हो चुका होगा। तो जो एकांक सदिश है वही दिक् कोसाइन है, और जो दिक् कोसाइन है वही एकांक सदिश है। ये दोनों बातें सिर्फ बोलने के दो नाम है, एक्चुअल में है एक चीज। क्योंकि दिक् कोसाइन बन गया, अब इसको देखो, ये दिक् कोसाइन बन गया, इसके आपने दिक् कोसाइन बना ली। अब इसका परिमाण निकालो, परिमाण एक आना है। क्यों एक आना है? क्योंकि ये बात तो पहले ही क्लियर हो चुकी कि इनके वर्गों का योग एक होगा, तो -1/3 का स्क्वायर, तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जब आप बनाते हैं, जब आप दिक् कोसाइन बनाते हैं तो दिक् कोसाइन के फॉर्मूले के अंदर ही इनके वर्गों का योग एक तय है। तो ये हो गया 4 4 8 और 1 9, 9/9 एक आ गया, और ये एक आ गया। ये भी वही बात है, सरल बात है कि दिक् कोसाइन, अगर किसी सदिश के दिक् कोसाइन निकालिए मतलब एकांक सदिश बना लिया, और अगर एकांक सदिश बना लिया तो वही दिक् कोसाइन है। दिक् कोसाइन
एकांक सदिश, एकांक सदिश दिक कोसाइन, सही है, दिक कोसाइन ही एकांक सदिश है, दिक कोसाइन ही एकांक सदिश है, या यूनिट वेक्टर है, या इकाई सदिश है ना। तो इस बात को, जैसे वो शक्तिमान में होता ना, गंगाधर ही शक्तिमान है, शक्तिमान ही गंगाधर है, तो एक्चुअल में गंगाधर ही शक्तिमान है, शक्तिमान ही गंगाधर है। तो अगर एकांक सदिश ही दिक कोसाइन है, दिक कोसाइन ही एकांक सदिश है, ये दोनों बात एक ही है। अगर आप दिक कोसाइन बना रहे हैं मतलब आप एकांक सदिश बना रहे हैं, आपने एकांक सदिश बनाया, आपने दिक कोसाइन बनाया, तो शक्तिमान ही गंगाधर है, गंगाधर ही शक्तिमान है, दिक कोसाइन ही एकांक सदिश है, एकांक सदिश ही दिक कोसाइन है, ठीक है। तो जब भी आप दिक कोसाइन बनाना चाहे दिक कोसाइन बना लीजिए, एकांक सदिश बनाना चाहे एकांक सदिश बना लीजिए, दोनों बात एक ही है, ठीक है। तो एक तरीका एकांक सदिश बनाने का, एक तरीका हमारे पास और है, किसी भी सदिश का एकांक सदिश बनाना हो तो वही अभी आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ओ ये तो एक ही बात है। एकांक सदिश आप कैसे बनाते हैं, आप लोगों ने जो फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कभी, तो वो ये पढ़ा हुआ है कि सदिश बटा सदिश का परिमाण, किसी भी सदिश में उस सदिश के परिमाण का भाग दे दो, है ना, परिमाण का भाग दे दो। ये भाग अभी हमने थोड़ी देर पहले भी दिया था, सदिश में परिमाण का भाग दे दो, ये चीज हमने अभी थोड़ी देर पहले ही की है, देखो सदिश में परिमाण का भाग दे दो, ये क्या था, परिमाण, ये परिमाण ही तो था, हम परिमाण निकाल रहे थे, परिमाण निकाल कर भाग दे रहे थे, तो दिक कोसाइन में भी हम यही कर रहे थे, बस नाम नहीं बोल रहे थे कि परिमाण है, परिमाण है, ये बोल नहीं रहे थे, कर तो परिमाण ही रहे थे, भाग दे रहे थे, ये चीजें पहले भी की है, इसीलिए दिक कोसाइन ही एकांक सदिश है, एकांक सदिश ही दिक कोसाइन है, क्योंकि उसमें भी आप यही करते हैं और इसमें भी आप यही करते हैं, बस इससे हमने रटा हुआ है इसलिए हमें याद है, वो हमने कभी गौर नहीं किया इसलिए दिक्कत है, यही चीज है, सदिश बटा सदिश का परिमाण। तो उस समय भी जब आप दिक कोसाइन बनाते हैं तब भी तो आप परिमाण का ही भाग देते हैं, तो करते तो वही है, लेकिन वो पता नहीं है, कनेक्ट नहीं था, अब आज कनेक्ट हो गया कि इसीलिए एकांक सदिश ही दिक कोसाइन है, दिक कोसाइन ही एकांक सदिश है, दोनों एक ही बात है। यहां तक सब सही है। अभी एक सवाल कर लो, फिर इसी के साथ विराम देते हैं। ये लो, ये एक सवाल कर लो, इसका अनुदिश मात्रक सदिश निकालिए, मतलब इकाई सदिश निकालिए, या दिक कोसाइन निकालिए, बात एक ही है, इस सदिश के दिक कोसाइन निकालिए या इस सदिश का एकांक सदिश निकालिए, मात्रक सदिश निकालिए, यूनिट वेक्टर निकालिए। इस सदिश का इकाई सदिश यूनिट वेक्टर निकालो, इकाई सदिश या यूनिट वेक्टर ज्ञात करो। अब हम इकाई सदिश को एक नाम दे देते हैं ना, इकाई सदिश बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इकाई सदिश मतलब आधार कार्ड, सदिश का आधार कार्ड मतलब इकाई सदिश, तो इसको इकाई सदिश को एक चिन्ह दे देते हैं, है ना, तो कैप का चिन्ह देंगे, आज से इसको कैप देंगे, टोपी देंगे, ताकि, है ना, बड़ा महत्वपूर्ण है, और जो महत्वपूर्ण आदमी होते हैं उनको सम्मान तो दिया ही जाता है, तो सम्मान के लिए इसको कैप दी जाएगी, कैप, ताकि पहचान में आ जाए कि ये कोई नॉर्मल सदिश नहीं है, ये वो वाला है सदिश। तो एक कैप बराबर किसी सदिश में उसके परिमाण का भाग दे दो, और परिमाण को कोई जरूरी नहीं है दो डंडे लगा के यूं लिखे, खाली ए लिख दो, अगर खाली ए लिखोगे मतलब आप लंबाई की बात कर रहे हो, लंबाई मतलब परिमाण की बात कर रहे हो, है ना, इतने डंडे डंडे तब लगाते हो जब आप पहली बार 11वीं में आते हैं, तब आपसे कोई गलती ना हो जाए, इसलिए एक्स्ट्रा डंडे आप लगाते हैं कि कोई दिक्कत ना हो। अब आप इतने समझदार हो गए हैं तो ज्यादा डंडे लगाने की जरूरत नहीं है, आप कि भैया परिमाण का भाग देना है मतलब लंबाई का भाग देना है, लंबाई यानी ए। तो आपके इस सवाल के लिए क्या हुआ,
2i प्लस 3j प्लस के बटा परिमाण का भाग 9 4 4 5 5 14 ठीक है 2i प्लस 3j प्लस के बटा √14। तो अब ये सारे कंसेप्ट समझ में आ गए बेसिक वाले, है ना। चलो अभी इसको कल और आगे बढ़ाएंगे और इसमें कई चीजें ऐड करेंगे। इस लेक्चर को एक बार दोबारा देख लेना ताकि अच्छे से ये चीजें क्लियर हो जाए। और ये समझिए कि वेक्टर सिर्फ अकेला नहीं है, वेक्टर सिर्फ अकेला नहीं है, वेक्टर के साथ वेक्टर कैलकुलस जुड़ा हुआ है, वेक्टर कैलकुलस 3D जुड़ा हुआ है। तो अगर ये टॉपिक कमजोर रह गया, अगर आपकी ये चीज कमजोर रहेगी तो विश्वास करिए फिर दूसरी चीजें भी कमजोर रह जाएंगी। गणित में ऐसा ही होता है। अब है ना, अब आप कहोगे सर हमारे पेपर है, हमारे ये है, मैं बिल्कुल मानता हूँ कि ये है, लेकिन पेपर होने का ये नहीं हो सकता कि मैं 1 घंटे में आपको समझा दूं, टाइम लेगा यार, है ना। अब आपको कल रेस में उतरना है और आप कहोगे सर आज कार सिखा दो मुझे, कल रेस में उतरना है, तो वो तो अपना टाइम लेगी, वो चीजें तो अपना टाइम लेगी, तो उसको इतनी जल्दी से हम नहीं निकाल सकते। ठीक है, चलो मिलते हैं आप लोगों से।